नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोशलॉजी के एक टॉपिक वर्ण व्यवस्था पे, जो इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपको डिटेल में जानकारी समय समय पर मिलती रहे। बात यहाँ पर आती है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको विस्तृत जानकारी के लिए आप कुछ किताबों का अवलोकन भी कर सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जी.एस. घुरिया साहब की किताब है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट इन इंडिया, ये है। मोतीलाल गुप्ता की है भारत में समाज, इसका अवलोकन कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी, एस.सी. दुबे का अवलोकन कर सकते हैं, जिनसे आपको और विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बात आती है वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था रही है जो कि समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए अच्छी कही जाती रही है। वर्ण व्यवस्था को लेकर कई तरह की दुविधाएं अक्सर समाज में रही है कि वर्ण व्यवस्था, कभी कुछ लोग कर्म के आधार पर कहते रहे हैं, कुछ लोग जन्म के आधार पर कहते रहे हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस आधार पर हुई है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रत्येक काल में, प्राचीन काल में ये व्यवस्था विद्यमान थी, और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था एक बहुत अच्छी व्यवस्था मानी जा सकती है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि चाहे वो हमारा भारत देश हो या कोई भी देश हो, मेन काम पढ़ना पढ़ाना होता है, जिसका काम ब्राह्मणों ने किया। इसके साथ साथ जहाँ पर लोग रहते हैं उनके पास कुछ धन होता है, उस सब की सुरक्षा के लिए, वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए एक कुछ ऐसे वर्ग होने चाहिए जिसको उन्होंने क्षत्रिय कहा। इसी तरह किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उनके लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए पशुपालन की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात कृषि की ज़रूरत पड़ती है। इसको करने वाले कुछ वर्ग होने चाहिए, वो वर्ग कहलाए वैश्य वर्ण। इसी तरह से उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा के लिए, सर्विस सेक्टर्स में काम करने के लिए कुछ ऐसे वर्ग होने चाहिए, और उसको उन्होंने शूद्र वर्ण कहा। अलग अलग कालों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा, समाजशास्त्रियों ने भी वर्ण व्यवस्था के बारे में किया। मतलब मेन फोकस हमारा है समाजशास्त्र में क्या क्या बातें हुई। इसके साथ उसको समझने के लिए हम कुछ धर्म ग्रंथों का भी जिक्र करेंगे। अगर हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, खासकर जी.एस. घुरिया साहब ने क्या कहा। जी.एस. घुरिया साहब ने बताया है, वर्ण व्यवस्था की कल्पना भारतीय मनुष्यों की उर्वरता की द्योतक है। इस भाव से यह प्रतीत होता है, और शायद रंग भेद की भावना इतनी दृढ़ रही है कि रंग के आधार पर समाज में वर्ण बना दिए गए। मतलब ये बात उन्होंने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में कही है कि जो वर्ण व्यवस्था की कल्पना है, उन्होंने इस बात को कल्पना कहा है कि जो भारतीय विद्वान हैं, मनीषी हैं, उनकी उर्वरता का द्योतक है। उससे ये प्रतीत होता है कि शायद रंग भेद की भावना इतनी दृढ़ है कि रंग के आधार पर समाज में वर्ण बना दिए गए। यानी जो सफ़ेद है उसको ब्राह्मण कह दिया गया, जो लाल है वो क्षत्रिय है, जो पीला है वो वैश्य है, जो काला है वो शूद्र है। इस तरह की भावना एक काल्पनिक रूप से प्रस्तुत रही है। इसी बात को जे.एच. हटन ने बताया है कि वर्ण व्यवस्था प्रजाति से संबंधित है। जो रेस होती है, प्रजाति होती है, उससे संबंधित है, तथा वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के साथ सफ़ेद, क्षत्रिय के साथ लाल, वैश्य के साथ पीला और शूद्र के साथ काला रंग संबंधित है। इससे यह जाहिर होता है कि वर्ण भेद में कहीं न कहीं प्रजाति से संबंधित है। अगर हम यहाँ पर देखें, खासकर जे.एच. हटन ने जो कास्ट इन इंडिया में प्रस्तुत किया, वो बात काफ़ी हद तक इससे संबंधित लगती है। अगर हम पूरे विश्व पटल पर ध्यान दें तो हमारी बहुत सारी प्रजातियाँ रंग के आधार पर है। अगर हम बात करें मंगोलाइड जाति की, तो मंगोलाइड जाति के लोग का रंग एकदम सफ़ेद होता है। इसी तरह से अगर हम निग्रो प्रजाति की बात करें, निग्रो प्रजाति की, मंगोलाइड प्रजाति में तो हम सफ़ेद की बात करते हैं, लेकिन निग्रो में हम काले रंग की बात करते हैं। कहीं कुछ प्रजाति ऐसे हैं जो कि लाल रंग लिए हुए होती हैं, कहीं ऐसी प्रजाति भी विद्यमान है जो हल्का पीला रंग लिए होती हैं। यानी प्रजाति आधार पर
और हमको ये भेद दिखाई पड़ता है जिसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया है वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में। मतलब उन्होंने उसको प्रजाति से जोड़ दिया है, प्रजाति से बताने का प्रयास किया और उसके आधार पर कलर जोड़ दिए हैं। इसके साथ साथ अगर हम पीवी काणे की बात करें, पीवी काणे ने प्रारंभ में वर्ण शब्द गोरे आर्यों और काले दासों के लिए किया जाता था। शुरुआत के समय में वर्ण शब्द जो है ना गोरे आर्य थे और काले दास थे के लिए किया जाता था, किंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग गुणों और कर्मों के आधार पर बने 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए किया जाने लगा। यानी शुरुआत में तो आर्यों के संदर्भ में वर्णों का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है कि आर्य यानी ऊपर के जो स्वर्ण मतलब वर्ण थे उनको उन्होंने आर्य कहा। उसकी जो लास्ट था उसको जो कि दूसरी प्रजाति के लोग थे उनको उन्होंने शूद्र कहा। और इस आधार पर गुणों और फिर बाद में गुणों और कर्म कार्यों के आधार पर 4 वर्ण को निश्चित किया गया। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें पीवी काणे की जो बात है, पीवी काणे की बात है या जी.एच. हट्टन की बात है या जी.एस. घुरिये साहब की बात है, उनसे ये बात क्लियर होती है। कहीं वो प्रजाति की बात है, कहीं वो काल्पनिक बात है, कहीं वो गुण धर्म की बात है। इस तरह से ये बातें काफ़ी उलझी हुई हैं, लेकिन अलग अलग काल में किसी न किसी रूप में प्रजाति से संबंधित रहा हो या न रहा हो, वर्ण व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। इस आधार पर ब्राह्मण को जोड़ा है कि ब्राह्मण का प्रतीक के रूप में जोड़ा है कि ये सत्व गुण और ज्ञान और निर्मल तत्व से संबंधित है, अर्थात इनका रंग सफ़ेद है। इन विद्वानों के आधार पर कही गई बातों के आधार पर ये बात क्लियर होती है। इसी तरह से क्षत्रिय के लिए जो कि रजोगुण से संबंधित है, राग का, कामना का, अर्थात इनका रंग लाल है। इस तरह वैश्य को रज और तम दोनों का मिश्रण बताया गया है। इसी तरह शूद्र को तमोगुण और अज्ञान से संबंधित बताया गया है। यानी एक तरह से कहा जाए अलग अलग कालों में अलग अलग रूपों में ये चीज़ अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत की, लेकिन ज़्यादातर बातें घूम फिर के लगभग वही सी बातें दिखाई पड़ती हैं। अगर इस बात को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इसमें हमको ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में क्या लिखा है उस पर जाना पड़ेगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से मानी गई है। एक विराट पुरुष के आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया गया है। उसमें बताया गया है कि पुरुष के मुख से, विराट पुरुष के मुख से, बाहु से, जंघा से और पैरों से वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। मुख का स्थान सर्वोपरि है, हम सब जानते हैं मुख सबसे ऊपर होता है और समाज में ब्राह्मण शीर्षस्थ है, अर्थात मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुख का कार्य पढ़ना और पढ़ाना है, यज्ञ करना यानी मंत्रोच्चारण उसके जरिए होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। इसके अलावा बाहु, जो कि हमारी जो भुजाएं हैं वो शक्ति प्रदर्शन की बात करती है। यानी विराट पुरुष की बाहों से एक तरह से हमको दिखाई पड़ता है कि शक्ति प्रदर्शन होता है, शरीर की रक्षा होती है। उसी तरह से वो समाज की रक्षा करते हैं, अर्थात ब्राह्मण के कार्य से निम्न कार्य है ये। यानी जिस आधार पर जो इसको करते हैं उनको कहा गया क्षत्रिय। इसी तरह जंघा, जंघा के प्रतीकात्मक अर्थ यानी पैर से लिया गया है, मतलब एक पेट से लिया गया है। यानी जंघा जो कि पेट के आसपास का इलाका है उसको पेट से लिया गया है और पेट का काम है पचाना। जो कुछ हम खाते हैं उसको पचाने का काम करता है, अर्थात पूरे शरीर को एक तरह से एनर्जी देता है जिसका काम है। इस आधार पर उनको रखा गया गोपालन, कृषि, व्यापार और उसको उन्होंने वैश्य वर्ण कहा। इसी तरह से पैरों का स्थान है जो सबसे लास्ट में होता है, शूद्रों से है, जो पैर बिना ईर्ष्या के देश के समस्त शरीर की रक्षा करते हैं। इस तरह से ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में जिसका जिक्र हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीएच प्रभु ने भी किया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में उन्होंने जिक्र किया कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि प्रारंभ में एक ही ब्रह्म था। मतलब अलग अलग वर्ण नहीं थे, प्रारंभ में एक ही तरह के लोग थे, ब्रह्म एक ही ब्रह्म था, यानी सब ब्राह्मण थे। लेकिन फिर वो सारे कार्यों को करने में सक्षम नहीं हुआ। मतलब ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति, एक ही तरह के लोग सब तरह का काम कर सके। ऐसे में क्षत्रियादि पालनकर्ता से शून्य होने के कारण विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ, बहुत सारे काम को करने में समर्थ नहीं हो, तब श्रोयुरूप क्षत्र की रचना हुई, यानी एक तरह से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। लेकिन फिर भी देखा जाए ऐसा तो नहीं कि सिस्टम में पढ़ने लिखने के साथ साथ सुरक्षा से ही सारा काम हो चल जाएगा। वहाँ पर तो कुछ ऐसे कार्य भी हैं
जो कृषि से संबंधित हैं, उत्पादन से संबंधित हैं, व्यापार से संबंधित है, तो ब्रह्म में फिर विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ, तब एक नए वैश्य जाति की रचना की गई जिसने ये सारे कर्म किए। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा काम रह गया जो सबकी सेवा करने वाला काम रह गया, तो फिर भी विभूति युक्त कर्म न करने पाने के कारण शूद्र को उत्पन्न किया। ऐसा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में जिक्र किया गया है। क्या बात सही है क्या नहीं सही है वो एक अलग बात है, लेकिन अलग अलग समय में एक ही ब्रह्म से अनेक वर्णों की उत्पत्ति बताई जाती है। इसी तरह से महाभारत में जिक्र किया शांति पर्व में भृंग और भारद्वाज के संवाद में ये बातें पता चलती है कि कर्म क्रिया के विभेद में वर्ण चतुष्ट की सृष्टि हुई। जो कर्म डिफरेंट टाइप के कर्म को करने के कारण अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति बताई जाती है। जैसे ब्राह्मण का रंग सफ़ेद, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम करता है। इसके साथ क्षत्रिय का रंग लोहित यानी लाल रंग का है, वो शौर्य से संबंधित बातें करता है, प्रदर्शन करता है। वैश्य का रंग पीत यानी गोपालन और कृषि करने के कारण उसका पीत रंग यानी पीला रंग। शूद्र का रंग काला। तमाम तरह के ऐसे एक्टिविटीज़ में जो निगेटिव एक्टिविटीज़ है जिसके कारण समाज में अपराध को बढ़ावा मिलता है, इस तरह की बातें कही जा सकती हैं। या कहा जाए अपराध को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसी निगेटिव एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी उसको करने के कारण शूद्र का रंग काला बताया गया। पहले सभी ब्राह्मण थे, धीरे धीरे कर्मों के अनुसार अनेक वर्णों को जन्म दिया गया। ये बातें सही हैं या नहीं है, शूद्र वर्ण को नीचे स्थान दे दिया कि जो निगेटिव एक्टिविटीज़ करते थे। वास्तव में देखा जाए कि ये तय किसने कर दिया, ये तय करने वाले कौन थे? क्योंकि प्रत्येक सिस्टम में सभी कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं, किसी कर्म को कम या ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, सभी कर्मों का समान महत्व है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सेवा करने का काम निगेटिव है, सेवा तो इम्पॉर्टेंट है, बिना सेवा के सिस्टम चल ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर मनुस्मृति में बात करते हैं कि सृष्टा के मुख से, बाहु से, उरु से और पैरों से, वही बात जो बात एक तरह से ऋग्वेद में कही गई है, वही बात मनुस्मृति से मिलती जुलती। इसी तरह गीता में श्री कृष्ण ने कहा, गुण कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्णों को उत्पन्न किया, जो जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से उसका वर्ण निश्चित हो जाएगा। अब बात आती है इसका धर्म क्या है, विभिन्न वर्णों के लोगों का धर्म क्या है। अगर हम यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण वर्ण का धर्म क्या है? ब्राह्मण वर्ण का धर्म है पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना। यानी ये एक तरह के 6 कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण के लिए। प्रत्येक ब्राह्मण को इनका पालन करना होगा, अर्थात जो ये करता है वो ब्राह्मण है। शांत रहना, दमन, तपस्या, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और अस्तित्व भाव में रखना, यानी एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मण की ये धर्म कहे गए हैं। क्षत्रिय धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, अध्ययन करना, दान देना, यज्ञ करना, विषय भोगों से दूर रहना क्षत्रियों का कर्तव्य कहा गया है। शौर्य, दृढ़ता और कौशल प्रदर्शित करना, तेजयुक्त होना। शूद्र यानी एक ऐसी चीज से भागना जो बहुत अच्छी नहीं है, यानी एक तरह से प्रत्येक क्षत्रिय का एक कर्तव्य है, धर्म है कि उसको युद्ध से नहीं भागना चाहिए, दान देना और ईश्वर भाव से में संपन्न होना। यानी एक तरह से कहा जाए उसको सुरक्षा से संबंधित दृष्टिकोण का पालन करना है, प्रजा की रक्षा करनी है, युद्ध के लिए तैयार रहना है और युद्ध के समय उसको वहाँ से भागना नहीं है। इसी तरह से वैश्य का धर्म कहा गया है पशुपालन, यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, व्यापार करना, सूद पर रुपया बांटना और कृषि करना। ये वैश्य के धर्म कहे गए हैं। वाणिज्य, कृषि, गोपालन वैश्य का कार्य है। यानी यहाँ पर वैश्य के धर्म और कर्तव्यों की बात की गई है। इसके साथ साथ शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना, न कि उसको निगेटिविटी से जोड़ना, अपराध से जोड़ना, ये उचित नहीं है। सब उपरोक्त की सेवा करना बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी हीन भावना के, तो इस तरह का जो वर्ण व्यवस्था में दृष्टिकोण था वो
रहा है। वर्ण के आधार कर्म है या जन्म है, इसको लेकर अगर हम डिस्कस करते हैं तो कुछ लोग का कहना है कि वर्ण का आधार जन्म है। जन्म से ही ये चीज़ निश्चित होती है कि जो जिस वर्ण में जन्म लेता है उसी के आधार पर उसका वर्ण निश्चित हो जाता है। इस आधार पर अगर हम इस बात को सच मानते हैं तो हमको द्रोणाचार्य की बात याद आती है, कृपाचार्य की बात याद आती है, अश्वत्थामा की बात याद आती है, जो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन वो तो बाद में क्षत्रिय बन गए, उन्होंने युद्ध किया। तो ऐसे में जन्म को आधार मानकर उस आधार को लेकर आगे चलना उचित नहीं है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कर्म का आधार, तो ये कर्म का आधार किसने तय किया कि ब्राह्मण का कार्य श्रेष्ठ है या जो शूद्र वर्ण के लोग करते हैं वो काम सबसे छोटा है, वो आपराधिक कार्य है? ये तय करने वाले कौन थे? कमेटी किसने बनाई? वो कमेटी में कौन कौन मेंबर बने और वो मेंबर तय करने वाला कौन था? क्योंकि समाज से पूछ के तो सब चीज़ें तय की जा सकती, कौन बड़ा काम है कौन छोटा काम है। ऐसे में ये कहना कि कर्म आधार है, ये भी बड़ा असमंजस का स्थिति है। यानी कौन सा कार्य सबसे नंबर 1 पे, कौन सा नंबर 2 पे, कौन सा नंबर 3 पे, कौन सा नंबर 4 पे। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कर्म के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति हुई, इसको भी हम सही नहीं मान सकते हैं। यानी जन्म है, कर्म है, ये असमंजस की स्थिति है। अब अगर हम इसके समाजशास्त्री दृष्टिकोण पर जाते हैं तो उससे हमको कुछ बातें और क्लियर होंगी। समाजशास्त्री आधार पर एक बिंदु तो यहाँ पर ये आता है कि ये आदर्श श्रम विभाजन की व्यवस्था थी। जन्म पे था या कर्म था एक अलग बात है, लेकिन एक आदर्श श्रम विभाजन की व्यवस्था थी। किसी भी सिस्टम में, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए इन 4 वर्ण के लोगों का होना जरूरी है। कार्यों का बंटवारा इस आधार पर होगा, उस आधार पर जो जिस तरह का कर्म करना चाहे वो उस चीज़ को करना शुरू कर दे। यानी पढ़ने पढ़ाने का काम, यज्ञ करने का काम, दान देने का, दान लेने का काम, इस तरह से वो सारी व्यवस्था अगर किसी सिस्टम में चलती है तो हमारा जो ज्ञान है वो लंबा यानी एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होता रहता है, क्योंकि ऐसे लोग होने चाहिए। इस तरह सुरक्षा का काम भी होना चाहिए, सुरक्षा करने वाले लोग होने चाहिए, अर्थात कुछ लोग सुरक्षा से संबंधित होने चाहिए, शक्ति प्रदर्शन से संबंधित होने चाहिए। इसके साथ साथ कृषि भी होनी चाहिए, गोपालन भी होना चाहिए, व्यापार भी होना चाहिए, उनको करने वाले कुछ लोग होने चाहिए। किसी भी सिस्टम में इनका होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से एक सर्विस सेक्टर, सेवा का भाव, जो जैसा कर्म करना चाहता है उसके आधार पर वो उस वर्ण में चला जाए। ये एक तरह से श्रम विभाजन की बहुत आदर्श व्यवस्था कही जा सकती है किसी भी सिस्टम में। और अगर हम इसको वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करें तो वर्तमान में भी लगभग यही बातें दिखाई पड़ती है कि कुछ लोग पढ़ने लिखने का काम करते हैं, कुछ लोग मिलिट्री में जाने का काम करते हैं, सौरे का काम करते हैं, कुछ लोग बिजनेस में लगे रहते हैं और इसी तरह से कुछ सर्विस सेक्टर में लगे रहते हैं। तो एक तरह से अलग अलग समय में कुछ भी रहा हो, लेकिन वर्तमान से अगर हम जुड़ें तो एक आदर्श श्रम विभाजन की व्यवस्था रही होगी। दूसरा बात कर सकते हैं कर्तव्य प्रधान व्यवस्था। यानी कर्तव्य प्रधान व्यवस्था इस आधार पर भी है कि सबके कर्तव्य निश्चित है। जो अपने कर्तव्यों को करता रहता है वो वास्तव में सही ढंग से अपने वर्ण के हिसाब से काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं पढ़ने लिखने वाले टीचर्स की बात करते हैं, अगर स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर वो स्टूडेंट सही ढंग से पढ़ रहे हैं, अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, तो सिस्टम सही ढंग से चलेगा। टीचर पढ़ा रहे हैं, सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, जैसे कि वर्तमान समय में हम कहते हैं ज़्यादातर लोग कोरोना संकट के कारण घरों में हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो सब अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं। एक तरह से आदर्श व्यवस्था के साथ साथ कर्तव्य प्रधान व्यवस्था भी है। इसी तरह से सुरक्षा काम, जहां हम देखते हैं भारत में सुरक्षा की ज़रूरत है, यानी चाइना की तरफ से भी आए दिन घुसपैठी की व्यवस्था होती है, पाकिस्तान की तरफ से होती है, बांग्लादेश की तरफ से होती है, तो उसके लिए सुरक्षा की भी ज़रूरत है, मिलिट्री की भी ज़रूरत है। तो कुछ लोग उस काम को कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से कर रहे हैं और उसके कर्तव्यों को सही ढंग से करने के कारण सुरक्षा हो रही है। इसी तरह से कुछ लोग बिजनेस में लगे हुए हैं, भले ही वर्तमान समय में सब बंद है, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया बिजनेस में भी, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। तो सब कर्तव्यों को कर रहे हैं। इसी तरह कुछ सर्विस सेक्टर्स में लगे हुए हैं, सेवा भाव कर रहे हैं और उस आधार पर व्यवस्था सही ढंग से चल रही है। अगर हम गतिशीलता की बात करें, गतिशीलता का दृष्टिकोण भी हमको
वर्ण व्यवस्था में दिखाई पड़ता है। गतिशीलता क्या है? कोई भी अपने कर्मों के इम्प्रूवमेंट से अपने आप को एक वर्ण से दूसरे वर्ण में ट्रांसफर कर सकता है। जैसा कि कुछ धर्म ग्रंथ कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से अपने वर्ण को चेंज कर सकता है। हम ये कह सकते हैं जिसको जो कर्म अच्छा लगता है, इस आधार पर इसमें गतिशीलता दिखाई पड़ती है, इसमें स्थिरता नहीं दिखाई पड़ती। इसमें गतिशीलता का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसमें एक तरह से व्यक्ति मूव कर सकता है, उसको जो कर्म अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से। जबकि उसके कंपैरिजन में हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, बदलाव नहीं कर सकता है। जो जहाँ पर है, जिस रूप में है उस रूप में बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर वो चेंज ला सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से, ऐसा वो कर सकता है। इसके साथ साथ कार्यों की गुरुता के आधार पर श्रेणीकरण। अब बात यहाँ पर आती कार्यों की गुरुता, जिसे हम कहते हैं कि पढ़ने लिखने का काम, ज्ञान देने का काम श्रेष्ठ है। अगर किसी को ये लगता है कि ये कर्म श्रेष्ठ कैसे है, या हम ये कहते हैं कि शूद्र वर्णों के जो कर्म हैं वो श्रेष्ठ नहीं है चौथे नंबर पे, तो ऐसे में यहाँ पर एक खुला सिस्टम भी तो है ना। अगर सोसाइटी ने किसी काल में स्थापित किया है या नहीं किया, जो भी बात है, तो अगर किसी को श्रेष्ठ लगता है तो उस कर्म को करने लगे वो। तो कार्यों की गुरुता के आधार पर श्रेष्ठ का जो श्रेणीकरण किया गया है कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, तो जिसको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से वो अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से ऐसा कर सकता है। इसके साथ साथ जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाने में सहायक है। जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का वो प्रयास कर सकता है। उस आधार पर उसको किसी तरह की रोक नहीं है। व्यक्ति अपने मन से चूंकि इसमें अपने कर्मों को करता है, उस आधार पर उसको फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन अगर हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं कि आदमी कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन अपनी जाति नहीं चेंज कर सकता, कितना ही दिन रात पूजा पाठ करे तो वो अगर वो किसी नीची जाति में है तो ब्राह्मण जाति के अंतर्गत नहीं आ सकता। ऐसे में उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ऐसे में उसके अंदर एक तरह से परेशानी की स्थिति रहेगी। लेकिन वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं। व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है और उसमें वो सफल हो जाता है अगर वो सही ढंग से कर्म करता है। इसके साथ साथ अगर हम इसके गुण दोषों की बात करते हैं, एक बात और कर लेते हैं, जैसे कठोर नियमबद्धता। यहाँ पर यह भी है कि जिसको जिस वर्ण में जाना है उस वर्ण में जा सकता है, लेकिन कर्मों के आधार पर। वहाँ पर नियम है कि अगर तुम एक पर्टिकुलर वर्ण में हो और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो तो तुम दूसरे में जाओगे। तुम दूसरे जैसा काम कर रहे हो तो दूसरे में जाओगे। वहाँ पर उस जैसा नहीं कर्म कर पाओगे तो तीसरे में चले जाओगे। जैसा कर्म करोगे, इस आधार पर प्रत्येक वर्ण के जो सिस्टम है, प्रत्येक वर्ण के जो नियम है, वो एक तरह से नियमबद्धता, नियमों से बंधे हुए हैं। ऐसा कर्म करने वाले ही एक वर्ण में रहेंगे। इस आधार पर सोसाइटी उसको कहती तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम इस वर्ण के होगे। जैसे हमने बात करी थी, अश्वत्थामा की बात कही थी, द्रोणाचार्य की बात करी थी, जिन्होंने अपने कर्मों में बदलाव किया तो वो अपने आप क्षत्रिय कहलाए, क्षत्रिय धर्म में परिवर्तित हो गए। इसी तरह से अगर हम उसके गुण दोषों की बात करें तो इसमें एक बात यह भी कि स्वेच्छाचारिता से गरीब रहने की प्रवृत्ति भी है। यानी अपनी इच्छा से, जैसे मैंने कहा, ये एक इसका अच्छा गुण भी है कि जिसको मेहनत नहीं करनी है वो ये सोच ले कि रसगुल्ला अपने आप मुंह में आ जाए, पैसे अपने आप आ जाए। अगर ये सोचने लगे अपने आप से गरीब रहना चाह रहा है तो ये एक अच्छी बात भी है कि अगर जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा वर्ण, उच्च वर्ण मिलेगा। जो कर्म अच्छे नहीं करेगा तो वो नीचे चला जाएगा, गरीब हो जाएगा। अपनी इच्छा से है, इस आधार पर ये चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई देती है। इसके साथ साथ छाट कर पेशा मैंने जो भी व्यापार करना चाहता, जो भी बिजनेस करना चाहता, जो भी कार्य करना चाहता है वो अपने हिसाब से छाट सकता है। इसमें किसी की बंदिश नहीं है। बस ये है कि उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, नहीं तो सोसाइटी उसको हटा देगी। इसके अलावा समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें होती है। किसी भी सिस्टम में जो हमने 4 वर्ण की बात कही, उन 4 वर्णों के जरिए हम समाज के लिए समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। व्यक्ति वो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि चारों वर्ण अपने चारों सेक्टर के आधार पर काम करते हैं। इसलिए डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, सारी चीज़ें मिल सकती हैं।
इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी इसका एक पॉजिटिव बिंदु है कि इसमें प्रतिस्पर्धा द्वारा आप अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। अगर आप कंपटीशंस में आते हैं तो आप अपने आप को श्रेष्ठ वर्ण का घोषित कर सकते हैं कंपटीशन के माध्यम से। अगर आप उस कंपटीशन में सफल होते हैं, अगर आप गुरुकुल में हैं और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको अच्छा उच्च स्थान मिलेगा। ये चीज़ एक पॉजिटिव स्थिति है, एक इसका गुण है कि प्रतिस्पर्धा द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है, जबकि कास्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम में तो आपका आप कितने भी अच्छे काम करोगे, कितना भी अच्छा सोचोगे, आपका उस आधार पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। ये चीज़ देखी जाती है। इसके साथ साथ अगर हम इसके दोषों की बात करते हैं, इसके निगेटिविटी की बात करते हैं, डिमेरिट्स की बात करते हैं, तो उसमें एक बात ये दिखाई देती है कि समय पाकर जन्म पर आधारित होना। यानी हम ये कहते हैं कि कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, कुछ लोग कहते हैं जन्म पर आधारित व्यवस्था थी, लेकिन समय पाकर ऐसा किया गया है कि वर्ण व्यवस्था में कि जन्म पर आधारित हो गई। कुछ लोग हम जरूर कह देते हैं कि कर्म चेंज करके, अपने कर्मों का इम्प्रूवमेंट करके लोगों ने अपनी वर्ण को चेंज कर दिया, लेकिन ये इतना आसान कार्य नहीं था। एक पर्टिकुलर समय में वो जन्म पर आधारित होगी, जो जिस वर्ण में है उसी वर्ण में रहेगा। यही कारण है कि वर्ण चेंज करना एक आसान कार्य नहीं था। वरना हम महाभारत काल में कर्ण की बात करते हैं, उसको काफ़ी दिनों तक लास्ट तक ये सूतपुत्र कहा गया, जबकि ये बात आंतरिक रूप से थी कि वो सूतपुत्र नहीं था, उसका वर्ण नहीं चेंज हुआ, मतलब उसको उसी रूप से संबोधित किया। हालांकि उसने क्षत्रिय कार्य किए। एकलव्य की बात आती है तो बहुत सारी ऐसी बात है कि उसको कहा दिया गया जन्म पर आधारित, इसकी माता कौन है, इसके पिता कौन है। और यहाँ पर यह भी चीज़ देखी गई कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में तो इंटरचेंज था, उसमें बदलाव था, लेकिन शूद्र वर्ण से जो उच्च वर्ण में आए ये बहुत कम एग्जाम्पल देखने में आते हैं या ना के बराबर आते हैं। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी व्यवस्था इस रूप में नहीं थी कि इसको बाद में चलकर जन्म पर आधारित व्यवस्था बना दिया गया और उस आधार पर चेंज करने से रोकने का प्रयास हुआ। और शायद इसी फलस्वरूप हम कह सकते हैं जातियों की उत्पत्ति हुई होगी। इसके साथ साथ एक तरह से समाज के बड़े वर्ग को शूद्र बनाने का काम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कुछ लोग रहे और बाकी लोग सबको शूद्र बना दिया गया। एक तरह से समाज को निगेटिविटी की तरफ ले जाने वाला भी कहा जा सकता है व्यवस्था कि एक बड़ा वर्ग शूद्र वर्ण वो सबकी सेवा करे। ये बड़े वर्ग को शूद्र वर्ण बनाने से समस्या तरह तरह की भी हो सकती है कि वही एक बड़ा वर्ग ही शूद्र वर्ण क्यों रहे, सर्विस सेक्टर में बड़ा वर्ग क्यों रहे। एक तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था इस रूप में नहीं कही जा सकती है। व्यवहारिक रूप में वर्ण परिवर्तन नहीं, जैसे कि हम शुरुआत में जिक्र किया है कि लोग चेंज कर सकते हैं। हम बात करते हैं द्रोणाचार्य की, हम बात करते हैं अश्वत्थामा की, हम विश्वामित्र की भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी। ये हमारे सामने ज़्यादातर 5-6 एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल अगर हम ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं कि पूरी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने इस तरह का परिवर्तन किया हो। ये जो व्यवहार में इस तरह का होना आसान कार्य नहीं था, बदलाव करना आसान नहीं था। ऐसा बदलाव बहुत कम दिखाई पड़ा। इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी व्यवस्था रही हो कि चेंज कर सकते हैं, जब चाहे बदलाव किया जा सकता है, आदमी पढ़ लिख के इसमें बदलाव कर सकता है। अब अगर हम शूद्रवर्ण की बात करें, शूद्रवर्ण को तो प्रवेश ही नहीं था पढ़ने लिखने में, ऐसे में वो कैसे अपना वर्ण चेंज कर सकता है जब उसको पढ़ने लिखने के लिए अनुमति नहीं थी, पढ़ने लिखने का वहाँ पर अभाव था। ऐसे में वो अपनी वर्ण को चेंज कैसे करे। अगर वो ट्रेनिंग खासकर ट्रेनिंग लेना चाहता है, युद्ध की ट्रेनिंग लेना चाहता है या गोपालन करना चाहता है, पशुपालन करना चाहता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग तो जरूरी है। वो किससे सीखे, वो किससे युद्ध विद्या सीखे। वो अगर ज्ञान देना चाहता है तो ज्ञान लेने की भी तो जरूरत है ना। ज्ञान कहाँ से लेगा, वो जब उसको पढ़ने को मिलेगा तभी तो ज्ञान देने का काम करेगा, तभी तो वो ब्राह्मण में जा सकता है, लेकिन वहाँ से उसको रोक दिया गया। ऐसे में ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। वर्ण परिवर्तन के प्रयास, ये भी एक सिस्टम बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता कि वर्ण परिवर्तन होता रहे। लगातार इस तरह से परिवर्तन होने से भी अव्यवस्था उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर यह समस्या ये भी आती है जब हमने सिस्टम में कह दिया कि जो ब्राह्मण वर्ण के कार्य हैं
वो सबसे नंबर 1 पे। ऐसे में हर कोई ब्राह्मण बनना चाहेगा, हर कोई प्रयास करना चाहेगा, और ऐसे में सब कोई ब्राह्मण बन जाएगा, सब कोई पढ़ने लिखने का काम करेगा, तो सुरक्षा काम कौन करेगा? और मान लो सब कोई मिलिट्री में जाना चाहे, क्योंकि वहाँ पर ये लग दिया कि वो नंबर 2 पे है, तो ऐसे में अव्यवस्था नहीं उत्पन्न हो जाएगी। जब खुली छूट अगर हो जाएगी कि कोई भी अपने कर्मों से इस तरह के सिस्टम में चेंज कर सकता है, तो ऐसे में भी अव्यवस्था फैल जाएगी। उस आधार पर परिवर्तन का जो दृष्टिकोण है बहुत अच्छा नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था के कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, कुछ समाजशास्त्रीय आशय का दृष्टिकोण हमने देखा, लेकिन हम कहेंगे एक तरफ से वर्ण व्यवस्था किसी काल में रही होगी, वर्तमान में उस रूप में नहीं है। आज वर्ग व्यवस्था है, आज वर्ग का दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। आज कोई भी अपना बिजनेस चेंज कर सकता है, कोई भी किसी भी पद पे पहुंच सकता है। एक तरह से देखा जाए वर्ण व्यवस्था कुछ हद तक तो ठीक सी लगती है, लेकिन वर्तमान की वर्ग व्यवस्था जिसमें कि कोई भी व्यक्ति पर किसी तरह का बंदिश नहीं, सोसाइटी का बंदिश नहीं, कंपटीशन देता है, कंपटीशन से वो सफल होता है, किसी काल में अच्छी रही है, वर्तमान में केवल पढ़ने लिखने के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरे सिस्टम को केवल 4 वर्णों में बांटना वास्तव में बहुत ज़्यादा उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इतने सेक्टर्स हैं, इतने स्पेशलाइजेशंस हैं, इतना दृष्टिकोण है, ऐसे में केवल 4 वर्ण हो यानी 4 वर्ग हो, ये बातें क्लियर नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाला ज़माना स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, जिसमें अनेक तरह के वर्ग हो सकते हैं, अनेक तरह के वर्गों का जन्म हो सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं समाजशास्त्रीय रूप से ये व्यवस्था बहुत उचित प्रतीत नहीं होती, हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये वर्ग व्यवस्था ही अच्छी प्रतीत होती है। ठीक।